जमरूद की लड़ाई के बारे में दोस्त मोहम्मद ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि इसमें अफगानों की जीत हुई है। इसी प्रचार के तहत उसने जनता के सामने सार्वजनिक रूप से अपने बेटे का एक विजेता के रूप में सम्मान भी किया। लेकिन खैबर दर्रे में बिखरी पड़ी 11,000 लाशों की दूर दूर तक फैलती दुर्गंध चीख चीख कर दोस्त मोहम्मद की हार की पोल खोल रही थी। पेशावर के बाला हिसार की ऊंचाइयों, शबे कदर और जमरूद के खंडहरों पर शान से लाहौर दरबार का झंडा लहरा रहा था। सरदार नलवा के नाम के खौफ से इन दुष्ट पहाड़ी कबीलों में डर और आतंक की लहर बरकरार थी। अब हालत यह थी कि अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाना दोस्त मोहम्मद के लिए जरूरी हो गया था। पहले तो उसने चापलूसी से काम लेना चाहा और महाराजा को लिखा कि मैंने हमेशा अपने आप को आपकी सत्ता के अधीन माना है। मैं तो आपका नौकर हूं सरकार। अगर दरबार मुझे पेशावर का कब्जा वापस दे देता है तो मैं दरबार को नजराना भिजवाता रहूंगा और मेरी तरफ से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मेरे प्रस्ताव से सहमत हो जाएं तो मैं अंग्रेजों के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी प्रार्थना को नहीं माना गया तो मैं लड़ाई करने और दूसरी शक्तियों की मदद लेने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। तंग आमद बाद जंग आमद। जब किसी को मजबूर किया जाता है तो लड़ाई के सिवा उसके पास कोई और चारा नहीं रहता। दोस्त मोहम्मद की पेशावर वाली मांग पर रणजीत सिंह को काफी ताज्जुब हुआ। उन्होंने अफगानों से कहा कि उनके और अंग्रेजों के बीच समझौते के तहत वो सतलुज पार के पश्चिमी इलाके में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखना सिर्फ अफगानों का ही एकाधिकार नहीं है। अगर उन्होंने युद्ध शुरू किया तो फिर हमारी तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और तैयार रहना। और इससे भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए महाराजा ने दोस्त मोहम्मद से 2 टूक कहा कि अगर वो काबुल में अपने सिंहासन पर शांति से रहना चाहता है तो बेहतर होगा कि वो लाहौर को घोड़े और सूखे मेवे नजराने में भेजे। जब दोस्त मोहम्मद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच ये जुबानी जंग चल रही थी, तभी ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अलेक्जेंडर बर्न्स को अफगानिस्तान भेजा ताकि कोशिश करके दोस्त मोहम्मद को अपनी तरफ किया जा सके। उनके इस कदम के पीछे का मेन रीजन शायद पर्शिया और अफगानिस्तान में रूसी घुसपैठ की अफवाहें थी। ऑकलैंड ने रणजीत सिंह को लिखा कि सिख और ब्रिटिश साम्राज्य एक साथ मिलकर काम करें, यही वक्त की मांग है। और बर्न्स के मिशन का उद्देश्य पूरी तरह से व्यापारिक है। काबुल में बर्न्स को अपने मकसद में ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। दोस्त मोहम्मद को उन्होंने कुछ खास नहीं दिया और चापलूसी रूसी एजेंट वेक्टाविच के लिए कोई खास काम नहीं कर सकी। बर्न्स जब भी दोस्त मोहम्मद से बात करते तो दोनों हाथ जोड़कर गरीब नवाज कहकर पुकारते। रूसी एजेंट वेक्टाविच ने दोस्त मोहम्मद को काफी बड़ी धनराशि देने का वायदा किया। अंग्रेजों को सहयोग देने के बदले दोस्त मोहम्मद पेशावर चाहता था, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह से युद्ध के बिना यह मुमकिन ही नहीं था। ऑकलैंड को रणजीत सिंह और दोस्त मोहम्मद में से एक को चुनना था। उसने रणजीत सिंह को चुना और दोस्त मोहम्मद को हटाकर शाह शुजा को काबुल के सिंहासन पर बिठाने के लिए उनकी मदद लेने का फैसला किया। अप्रैल 1838 में बर्न्स को काबुल से वापस बुला लिया गया। ऑकलैंड ने रणजीत सिंह से बातचीत के लिए मिलने की पेशकश की। गवर्नर जनरल ने उस वक्त महाराजा को सबसे शक्तिशाली और अपने दोस्तों में सबसे महत्वपूर्ण बताया। महाराजा ने फकीर अजीजुद्दीन की अगुवाई में लॉर्ड ऑकलैंड को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा, जिसका मकसद था कि वो ब्रिटिश सरकार के प्रति लाहौर दरबार की सद्भावना को दोहराएं और कहें कि महाराजा को गवर्नर जनरल से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैकनॉटन की अध्यक्षता में फकीर अजीजुद्दीन के पीछे पीछे एक ब्रिटिश डेलीगेशन वापस आया और महाराजा से मुलाकात के लिए अदीनानगर पहुंचा। इस डेलीगेशन में कैप्टन वेड, डॉक्टर मैकग्रेगर और गवर्नर जनरल के मिलिट्री सेक्रेटरी WG ओसबर्न थे, जिनकी रोजमर्रा की डायरी में दरबार की कई घटनाओं का पुख्ता और स्पष्ट जिक्र मिलता है। ओसबर्न महाराजा रणजीत सिंह के साथ पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि महाराजा एक सुनहरी कुर्सी पर पालथी मारकर बैठे हुए थे। उन्होंने सादे सफेद कपड़े पहन रखे थे। कमर पर बड़े मोतियों की एक माला के अलावा कोई आभूषण नहीं था। उन्होंने उस दिन अपनी कलाई पर प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जिसे रोशनी का पहाड़ कहा जाता है, धारण किया हुआ था। उनके बाकी सारे सरदार फर्श पर उनकी कुर्सी के चारों तरफ बैठे हुए थे, ध्यान सिंह को छोड़कर, जो कि उनकी कुर्सी के पीछे खड़े हुए थे। हालांकि रणजीत सिंह खुद एक खूबसूरत इंसान नहीं थे, लेकिन वो खूबसूरत लोगों से घिरे रहते थे और ऐसा लगता है कि उनको इस बात पर काफी गर्व था। ओसबर्न आगे लिखते हैं कि जहां तक मेरा अपना अनुभव है कि चाहे पूरब की तरफ या यूरोप के किसी दरबार की बात करें, इतने सारे सुंदर और आकर्षक लोगों का ग्रुप कहीं देखने को नहीं मिला।
जिस तरह से लाहौर दरबार में प्रमुख सिख सरदारों का था। वो यहाँ पर महाराजा की उत्सुकता और दिलचस्पी के बारे में बात करते हुए कहते हैं, अलग अलग विषयों पर तेजी से आते हुए उनके सवालों के उसी तेजी के साथ जवाब देना जैसे अपने आप में एक बेहद मुश्किल काम था। उनमें से कुछ सवाल इस तरह थे कि क्या आप शराब पीते हैं, कितनी पीते हैं, कल जो वाइन मैंने आपके लिए भिजवाई थी वो आपको कैसी लगी, आप अपने साथ कौन सा तोप खाना लाए हैं, क्या उनके घोड़े भी साथ में हैं, कितने घोड़े हैं, क्या आपको घुड़सवारी पसंद है, किस देश के घोड़े आपको पसंद हैं, क्या आपने सेना में भी काम किया है, आपको कौन सी सेना ज़्यादा पसंद है, घुड़सवार या पैदल सेना, क्या लॉर्ड ऑकलैंड पीते हैं और कितने गिलास पी जाते हैं, क्या वो सुबह सुबह पी लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी कितनी बड़ी है और क्या ये पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड है। आगे ओसबर्न कहते हैं कि जितना मैं रणजीत सिंह को देखने और समझने की कोशिश करता हूँ, मुझे उनका व्यक्तित्व उतना ही असाधारण नजर आता है। मेरे ख्याल से वो एक चालाक आदमी है जो दूसरों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते, अपने लोगों को खुद के प्रति पूरी तरह से समर्पित करवाने की कला में वो पूरी तरह से माहिर है। जहां एक तरफ वो दूसरों के दिमाग को पढ़ लेते हैं, वहीं अपने मन में क्या चल रहा है इसको छिपाने में भी उनका कोई जवाब नहीं। 2 दिन तक खूब भाषणबाजी और मनोरंजन चलता रहा। इसके बाद मैकनॉटन ने असली मुद्दे पर आते हुए ऑकलैंड के पत्र को पढ़कर सुनाया, जिसमें शाह शुजा को काबुल के तख्त पर बहाल करने के प्लान का जिक्र था। लॉर्ड ऑकलैंड ये चाहता था कि लाहौर दरबार इस पूरी योजना पर अपने दम पर कार्रवाई करे और अगर वो इसमें अंग्रेजों की मदद चाहें तो हम तैयार हैं। ओसबर्न ने इस पर अलग अलग दरबारियों के रिएक्शंस को नोट किया। ध्यान सिंह के हाव भाव बता रहे थे कि वो इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। हालांकि इस पर कोई टिप्पणी करने की हिम्मत उन्होंने नहीं दिखाई, लेकिन अपने असंतोष को छुपाने में नाकामयाब रहे। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने प्रधानमंत्री के विचारों को नजरअंदाज कर दिया और इस प्रस्ताव को समर्थन देने के लिए सहमत हो गए। फिलहाल वो इस काम के लिए पूरी तरह से सक्षम थे। इस वक्त उनके पास पैदल सेना की 31 रेजिमेंट्स, घुड़सवार सेना की 9 रेजिमेंट्स और अलग अलग कैलिबर वाली 288 तोपें और 11,800 इरेगुलर सवार थे। दरबार की इस ऑफिशियल मीटिंग के खत्म होने के बाद उनके मंत्रियों ने इस फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा। फकीर अजीजुद्दीन और भाई राम सिंह सिर्फ 2 ही लोग ऐसे थे जो अंग्रेजों के साथ इस कोलैबोरेशन के लिए तैयार थे। बाकी लगभग सारे ध्यान सिंह की अगुवाई में इसके खिलाफ थे। महाराजा रणजीत सिंह और ये डेलीगेशन अदीनानगर से लाहौर के लिए रवाना हुए। लाहौर के शालामार बाग में अंग्रेजों का स्वागत किया गया, जहां पर अलेक्जेंडर बर्न्स और डॉक्टर फोर्ड भी इस डेलीगेशन के साथ शामिल हुए। ये दोनों लोग अभी अभी काबुल से वापस लौटे थे। बंस ने दोस्त मोहम्मद द्वारा महाराजा के बारे में कहे गए कुछ कड़वे शब्दों को दोबारा दोहराया और उनको उकसाने की कोशिश की। ये तरकीब काम कर गई और इन शब्दों को सुनकर महाराजा दोस्त मोहम्मद के खिलाफ अंग्रेजों की मदद लेने के लिए तैयार हो गए। अंग्रेज इसी वक्त के इंतजार में बैठे थे और उन्होंने तुरंत दोनों के बीच होने वाली ट्रीटी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ध्यान सिंह ने महाराजा से मिलकर जल्दबाजी ना करने और अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करने के लिए प्रार्थना की। ओसबर्न कहते हैं कि रणजीत सिंह डगमगा गए और संधि साइन करने से मना कर दिया। उन्होंने ऐसी शर्तें संधि में जोड़ने की पेशकश की जिनको पूरा नहीं किया जा सकता था। उधर फकीर अजीजुद्दीन और भाई राम सिंह ने ध्यान सिंह से इस पूरे मुद्दे पर बात की। उनका कहना था कि अगर दरबार अंग्रेजों के साथ इस संधि से पीछे हटता है तो अंग्रेज अपने ही किसी कठपुतली को अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठा देंगे। इसलिए यही दरबार के हित में होगा कि हमारी पश्चिमी सीमाओं की तरफ अंग्रेजों का कोई गुर्गा सत्ता पर काबिज ना होने पाए। ये तर्क महाराजा की समझ में आया। ओसबर्न आगे कहते हैं कि 29 जून की सुबह बुजुर्ग फकीर अजीजुद्दीन हमारे पास आए और हमें ये जानकर बेहद खुशी हुई जब उन्होंने कहा कि हमें शिमला वापस लौटने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि महाराजा बिना किसी भी देरी के आखिरकार संधि के लिए तैयार हो गए। अगले दिन आने वाली रात को मैकनॉटन की पूरी पार्टी ने रणजीत सिंह की खातिरदारी का आनंद लिया। मॉनसून ने सूखे धूल भरे ग्रामीण अंचल को हरे भरे इलाके में बदल दिया। महाराजा की सबसे छोटी पत्नी खूबसूरत रानी जिंदा ने एक लड़के को जन्म दिया जो उनका 7वां बेटा था। ये वही रानी थी जिन्होंने बाद में साम्राज्य के पतन में एक बहुत ही दुखद भूमिका निभाई थी। सोहनलाल के मुताबिक मीन राशि के अशुभ योग से जन्मे इस लड़के का नाम दिलीप सिंह रखा गया। नवंबर 1838 के आखिरी हफ्ते में फिरोजपुर में एक मीटिंग तय हुई। महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा उस सेना का निरीक्षण किया जाना था जिसको अंग्रेजों ने भेजा था, और गवर्नर जनरल के द्वारा दरबार सेना की उन टुकड़ियों का इंस्पेक्शन होना था जो अंग्रेज सेना के साथ मिलकर इस लड़ाई अभियान पर जाने वाली थी। ये एक ऐसी सेना का सिर्फ ट्रेलर था जो कि इंडस के इलाके की द ग्रैंड आर्मी के नाम से जानी जाने वाली थी।